यूनिक क्लासेज के इस खास वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2। आइए देखते हैं 1.2 को जानने से पहले हमें कुछ परिभाषाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला परिभाषा अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? ठीक है, तो वैसा संख्या जो एक और खुद से भाग लगे उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि जैसे कि 5 किस किस से भाग लग सकता है, या 5 को देखें कि भाई किस किस के पहाड़ा में आता है, किस किस के टेबल में आता है। तो आप देखेंगे कि 1 और 5, इसके अलावा ये किसी से भी भाग नहीं लग सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि 5 एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये एक और खुद से भाग लग रहा है। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे कि 7 है, जैसे कि 11 है, 13 है। ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। ऐसे बहुत सारी संख्या है। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। आप ध्यान से देखिए, 2 किससे भाग लग रहा है? 1 से और 2 से। तो हम ध्यान रखेंगे, अगर हमें ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हम 2 बोलेंगे। और 2 के बारे में आप याद रखिएगा कि 2 सम अभाज्य संख्या कहलाता है। सम अभाज्य संख्या क्यों? क्योंकि 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य भी है। ठीक है, इसलिए हम 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखें। कुछ और बिंदु पे हम अगर फोकस करें, ठीक है, तो सबसे पहला मुद्दा आता है, हम इसको याद रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मौसम होता है वो 1 होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एक और मुद्दा क्या है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसम हमेशा 2 होता है। क्रमिक का मतलब क्या हो गया? लगातार। और सम संख्या तो आप समझते ही होंगे, जैसे कि देखिए 2 क्रमिक सम संख्या, कोई भी 2 क्रमिक सम संख्या यानी कि 2 लगातार सम संख्या को उठाइए, जैसे कि 10 और 12, ये क्या है? क्रमिक है, लगातार है। 10 के बाद अगला सम संख्या क्या आना है? 12 ही आना है। तो ये दोनों क्या है? क्रमिक है। और इस दोनों का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, जैसे कि आप 12 और 16 को क्रमिक सम संख्या नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 12 के बाद 14 आता है, 16 नहीं आता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहअभाज्य संख्या हम इसे बोलेंगे, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि 2 संख्या इकट्ठा आएगा। कोई भी 2 संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। कोई भी एक युग्म, एक जोड़ा सहअभाज्य संख्या कहलाएगा यदि वो आपस में ना कटे, यानी कि उसका जो सार्व गुणनखंड है वो 1 होगा। ठीक है, जैसे कि हम 2/5 करें, क्या ये आपस में कट सकता है? नहीं। इसलिए 2 और 5 क्या है? सहअभाज्य संख्या। इस तरह का भी ऑब्जेक्टिव हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा 18, 25, कुछ भी दे देगा। इस तरह से पूछेगा कौन सहअभाज्य संख्या। तो जैसे कि 18, 25 भी क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए 18/25 अगर हम लिखते हैं तो ये आपस में नहीं कट रहा है। ठीक है, ये 6 के टेबल में आता है, ये 5 के टेबल में आता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपस में ये नहीं कटना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 2 सहअभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है? 1 होता है। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हम जब पूरा ये पहला चैप्टर खत्म कर लेंगे, सीख जाएंगे, उसके बाद हम एक प्रैक्टिस वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ हम लोग सवाल करेंगे कि पहला चैप्टर से किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, या आप भी उसको प्रैक्टिस कर सके ताकि एग्जाम में आने वाला सारा सवाल आप बना सके। अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो एनसीईआरटी बुक में समझाया जा रहा है बेसिक पॉइंट को हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और परिभाषा हम लोग देखते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहा जाता है। सीधी सी बात है, जो अभाज्य संख्या नहीं है वो भाज्य संख्या है। ठीक है, कोई भी संख्या, जैसे कि 4 को ले लीजिए, ये 1 से भाग लग सकता है, 2 से भाग लग सकता है और 4 से भाग लग सकता है। तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या हम किसे बोलते थे? जो केवल 1 और खुद से भाग लगे, जो केवल 1 और
खुद से भाग लगे वो अभाज्य संख्या था, और भाज्य संख्या क्या होगा, कम से कम वो 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगे। तो देखिए ये 3 संख्या से भाग लग गया, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। जैसे कि हम 8 को लेंगे, वो क्या होगा, 1 2 4 8। देखिए कम से कम 2 से अधिक होना चाहिए, तो 2 से अधिक संख्या से ये भाग लग रहा है, इसलिए ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, एक सवाल ऐसा भी बनता है एग्जाम में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोगों का क्या है देखिए वो है, देखिए 1 नाभाज्य है, नाभाज्य याद रखेंगे, 2 क्या था, अभाज्य था, 3 क्या है, अभाज्य तो सबसे छोटी क्या, 4 जो क्या है, भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या, 4। ऐसा भी सवाल बन जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का मसो क्या होगा, लसो क्या होगा। तो ये सब हम लास्ट में देखेंगे सब पढ़ने के बाद। ठीक है, तो बस अभी इतना समझिए कि भाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो जो 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग जाए वही हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, 1 ना भाज्य ना अभाज्य, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। देखिए आगे क्या बतलाया गया है एक होता है अंक गणित की आधारभूत परिमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय हमें ये बतलाता है कि हम प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड करके, हम बचपन से पढ़ते आए हैं। जैसे कि देखिए हम एक भाज्य संख्या लेते हैं 15, और हम क्या देखते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 3 से लगा 5, 5 से लगा 1, तो 15 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लिख दिए। ठीक है ना, ये क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो 15 क्या हो गया, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा गया। यही हमारा ये प्रमेय हमें बतलाता है। ठीक है, और यह जो गुणनखंड होगा, ये गुणनखंड क्या होगा, अद्वितीय होगा, यानी कि ये केवल एक गुणनखंड आने वाला है, कुछ और नहीं आएगा। हाँ, इसका ऑर्डर मैटर कर सकता है कि भाई 3/5 लिख दें या 5 गुने 3 लिख दें, ये दोनों एक ही चीज़ है ना, ऑर्डर इधर उधर हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और एक छोटा सा पॉइंट इट में भी अगर एग्जाम में ऐसा पूछ दे तो हम ध्यान रखेंगे कि कार्ल फ्रेडरिक गोस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, अगर हमसे ये पूछ दे कि गणितज्ञों का राजकुमार किन्हें कहा जाता है, तो हम याद रखेंगे कार्ल फ्रेडरिक गोस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए एक और मुद्दा, वही चीज इस पर फिर से ध्यान रखेंगे कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यानी कि किसी भी संख्या को अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका अभाज्य गुणनखंड केवल एक अभाज्य गुणनखंड आएगा। अंकों की संख्या ऑर्डर को अगर आप साइड करके देखें तो, ठीक है, कोई भी संख्या उठा लें, जैसे कि अगर हम 25 का ही अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 से लगा 5, 5 से 1, तो इसका क्या आ गया, 25 बराबर 5 गुने 5। इसके अलावा इस संख्या का कोई भी दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं आ सकता है। किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो अद्वितीय होता है, मतलब केवल एक आता है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को आएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करने के लिए सीखना है। तो मान के चलिए यहाँ सवाल आ गया कि 6 और 20 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग LCM और HCF निकालेंगे। तो क्या रूल कहता है, जब भी हमारे पास 2 अंक रहे तो हम सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 2 से लगा 3, 3 से लगा 1 तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 3। 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। ये अभाज्य गुणनखंड आपको पहले से आना चाहिए। ठीक है, 2 गुने 5। अब अगर हमें HCF निकालना है तो HCF का रूल ये बोलता है कि इस दोनों में जो मिल रहा हो वही हमारा HCF। तो देखिए दोनों में ये 2 मिला और कुछ मिला क्या, नहीं, इसलिए इस दोनों के बदले हम 1 2 लिखेंगे। ठीक है, एक युग्म एक जोड़ा के बदले 1 2 लिखेंगे, यही हमारा HCF हो गया। और इसी तरह से हम अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकाल सकते हैं। चूंकि LCM भी निकालने बोल रहा है तो हम लोग LCM को भी निकालेंगे। क्या रूल कहता है कि पहले जो मिला वो भी लिखें। ठीक है, जो मिला
वो भी लिखें, और जो नहीं मिला वो भी एलसीएम में लिखा जाता है। यानी ये 3 बचा था, 3 को भी लिखिए, ये 2 बचा था, इस 2 को भी लिखें, और ये 5 बचा, इस 5 को, सब को लिख दीजिए, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60। तो यही हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। एचसीएफ में केवल जो मिला दोनों में वो लिखा जाता है, एलसीएम में जो मिला वो भी और जो नहीं मिला वो भी, ठीक है। इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, और अगर उसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो हमेशा उसी दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, और ये एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है और जो एलसीएम होता है, अगर उसको हम गुना करेंगे तो उसी दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा। जैसे कि देखिए ये वाला सवाल था 20 और 6, इसका जब हम एचसीएफ निकाले हैं तो क्या आया, और इसी का जब हम एलसीएम निकाले थे तो क्या आया था। अब देखिए यहाँ पे 2 आया था एचसीएफ, 60 आया था एलसीएम, ठीक है। तो ये 2 और ये 60, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को गुना करें, एचसीएफ और एलसीएम को गुना करें तो जो दोनों संख्या हैं उसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसी दोनों संख्या का हम एचसीएफ एलसीएम निकाले तो एचसीएफ क्या आया है 2 और एलसीएम क्या आया 60, देखिए। और ये भी उतना है, इसको भी गुना करेंगे तो 120 आएगा, इसको भी हम गुना करेंगे तो 120 आएगा। यही ये रूल कहता है कि हमेशा हम जिस दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं उसको गुना करने पे भी वही आएगा। और ये रूल केवल दो संख्याओं को एलसीएफ और एलसीएम निकालने में काम आने वाला है, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। देखिए अब इस तरह का सवाल आएगा, ठीक है, कि 96 और 404 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद हम एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 96 और 404 का आप क्या करें, आभाज्य गुणनखंड कर लें। तो जब हम आभाज्य गुणनखंड करें 96 का तो इतना आया है और 404 का इतना आया है, तो एचसीएफ क्या हो गया 4 हो गया। कैसे हो गया, देखिए जब 96 का आप किए हैं तो वो आया है 2 गुने 2 गुने आप करेंगे आपको भी ऐसा प्राप्त होगा, ठीक है। 5 आया 1 2 3 4 5 और 1 3 आया, ठीक है। और 404 का जब किया गया तो इतना आया, ये आप खुद से निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, एचसीएफ किसे कहते हैं, जो दोनों में मिला तो जो दोनों में मिला उसके बदले 1, फिर ये भी दोनों में मिला इसके बदले फिर 1, तो यही हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो ये एचसीएफ 4 हो गया। फिर ये एलसीएम बराबर क्या होता है, ठीक है। तो ये वाला जो भी फंडा आप पर है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 20 गुने 6, यानी जिस दो संख्या का निकाल रहे हैं वो, इसे हम एक फॉर्मूला भी मान सकते हैं। तो एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हुआ, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर जाके भागा हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो पहली संख्या जो था वो गुने दूसरी संख्या, और जो एचसीएफ आया वो, और इसको भाग कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। बाकी आप उस रूल से भी बना सकते हैं, एलसीएम बराबर क्या, तो जो मिला वो भी और जो न मिला वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बोला था ना कि एचसीएफ ज्ञात करें और फिर एलसीएम ज्ञात करें, तो हमें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 में पहला सवाल कहता है कि अभाज्य गुणनखंड करें। तो बस अभाज्य गुणनखंड करना है, ये तो सबको आता होगा, ठीक है। 140 का हम कर देते हैं, 2 से करें 70, 2 से करें 35, फिर क्या 5 से लगाएं 7, 7 से लगाएं 1, तो आप लिखें 140 बराबर क्या 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 2 और 5 गुने 7। बस इसी तरह से आप सबका कर दें, अगर एग्जाम में भी आया तो आप बना देंगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या बोलता है कि 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालें, ठीक है। और साथ ही साथ ये चीज़ को भी दिखाना है, तो ये भी हम दिखा देंगे, ये रूल अभी हम पढ़े थे, ठीक है। तो 26 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करें, 2 से 13, फिर 13 से लगाएं 1, तो हम क्या लिखेंगे 26 बराबर 2 गुने 13। 91 का करें, ये 7 से लगेगा 13, 13 से लगा 1, ठीक है। तो फिर 91 बराबर क्या हो गया 7 गुने 13। तो अगर हम एचसीएफ निकालना चाहें तो एचसीएफ का क्या रूल है कि जो दोनों में मिले, तो दोनों में क्या मिला 13, इसलिए 13 एक बार लिखाएगा, 2 बार नहीं, 2 युग्म यानी एक जोड़ा लग गया, उसके बदले एक बार, यही हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम का क्या रूल कहता है कि जो मिला वो भी लिखें,
जो दोनों में मिला वो भी लिखें और जो नहीं मिला उसको भी लिखें। इसको ही गुना कर देंगे और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस बात का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 संख्याओं का हम कैसे निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, इस पे ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1 और लिख लेंगे 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3। फिर क्या 15 का, 3 से 5, 5 से 1, तो फिर क्या लिख लेंगे 15 बराबर 3 गुने 5। फिर हम लोग 21 का निकालेंगे। 3 से 7, 7 से 1 और 21 बराबर हम लोग लिख लेंगे 3 गुने 7, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, एचसीएफ का वही रूल, तीनों में जो मिला वही आंसर। तो तीनों में क्या मिल रहा है 3, ठीक है। तीनों में 3 है इसलिए एचसीएफ क्या हो गया 3। तीनों में मिला उसके बदले एक बार लिखाया। जैसे एचसीएफ 2 संख्याओं का निकल रहा था वैसे ही 3 संख्याओं का एचसीएफ निकल गया। एलसीएम में ध्यान देंगे, सबसे पहले तो जो मिला वो भी और जो नहीं मिला वो भी। तो ये 2, ये 2, ये 5, ये 7, इसी को गुना कर दें, यही हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। बुक का ही सवाल है। तो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कर ले, ठीक है। फिर 6 बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे 2 गुने 3। फिर हम लोग 72 का करें, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1, तो 72 बराबर हमें क्या मिल गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब हम लोग 120 का करेंगे, ठीक है। तो 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, हम इसको भी लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो जो भी 3 संख्या था तीनों का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो इतना आ गया। अब एचसीएफ के लिए क्या होगा, सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ के लिए क्या होगा, जो तीनों में मिला, तो देखिए ये 2 तीनों में मिल गया, इसके बदले 1 2। फिर आप क्या देख पा रहे हैं कि 3 तीनों में है इसलिए एगो 3 लिख लीजिए, और तो अब कुछ नहीं मिल रहा है तीनों में, इसीलिए एचसीएफ मेरा 6 हो गया। एलसीएम में क्या होगा, सबसे पहले तो जो मिला तीनों में वो लिख लीजिए, और सबसे बड़ी चीज अगर 2 में भी मिल रहा है तो उसके बदले भी 1 2 लिखाएगा, ये एलसीएम में आएगा 3 वाला में। यह देखिए फिर से 2 बार मिल रहा है तो उसके बदले 1 लिख दीजिए, ठीक है। और फिर जो नहीं मिला उसको भी लिख दीजिए, ठीक है। इसी को हम गुना कर देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम में क्या नया हुआ इस बार कि सबसे पहले तो जो तीनों में मिला उसके बदले 1 लिखे, फिर जो 2 में मिला उसके बदले 1 लिखे, और जो किसी में ना मिला जो बचा हुआ था उसको भी लिख दिए। तो इस तरह से हम 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बुक का ही है, बोल रहा है कि अगर इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ इतना है तो एलसीएम कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवालों के लिए एक फॉर्मूला वही वाला हो जाएगा कि भाई जो 2 संख्या दिया है तो पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर क्या एचसीएफ गुने एलसीएम। जो रूल अभी हम पीछे पढ़े वही रूल यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या मेरा क्या है 306, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 306 गुने दूसरी संख्या मेरा क्या है 657, तो यहाँ हम लिखेंगे 657 बराबर एचसीएफ क्या दे रखा है 9, तो यहाँ 9, और एलसीएम हमें नहीं दे रखा है तो एलसीएम की जगह एलसीएम। अब ये इधर गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, तो 306 गुने 657 बटा 9 कर दें, इसी को गुना कर लें, यही हमारा एलसीएम का मान आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 9 इसको काट देगा, 3 बार में 27 और 4 इसको और इसको गुना कर दें, यही हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं
एक्सरसाइज 1.2 का है, ठीक है, ये बुक का ही सवाल है। जब भी इस तरह का सवाल रहे और सवाल में ये दिख जाए कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल हो और पुनः एक ही स्थान पे मिलने की बात हो कि भैया यहाँ से चला और दोबारा यहीं पहुँच जाए, ठीक है, तो हम वहाँ निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। न्यूनतम दिखे, पुनः एक ही स्थान पर पहुँच जाए, कम से कम दिखे, इस तरह के सारे सिचुएशन में हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। इसके कारण यहाँ जो भी दो संख्या दिख रहा है 12 और 18 दोनों का आप एलसीएम निकाल दें, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम आप निकाल देंगे और हमेशा याद रखेंगे इस तरह का सवाल एग्जाम में आया है ऑब्जेक्टिव में बहुत बार, ठीक है। तो आप एलसीएम निकाल देंगे और चूंकि ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप किसी भी तरह से इसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं।